नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन का बिगुल बजते ही आप देख रहे हैं हर सियासी पार्टी के दफ्तरों में हलचल देखने को मिलेगी। वही नहीं बल्कि बवाल भी देखने को मिल रहा है। जो ही लिस्ट का आना और धड़ाधड़ हाय हाय हो शुरू हो गई है। और बताना चाहेंगे लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस की भी लिस्ट पहले ही शाया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी लिस्टों को जारी किया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। पर हमारा हर बार सवाल यही रहता है, हर पार्टी नारी शक्ति को आगे लाना चाहती है, नारी शक्ति का उत्थान करना चाहती है, पर सवाल हमारा वही रहेगा कि क्या हर पार्टी इस बार असेंबली इलेक्शंस में महिलाओं को मौका देगी इस चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए। भाजपा का आपने देखा तीनों लिस्टें आई, सिर्फ एक महिला को, वो भी एक आतंकवाद से ग्रस्त जो परिवार था, जिनका आतंकवाद का शिकार वो परिवार था, उनकी घर की बेटी को सीट मिली है। उसके बाद कोई भी महिला नहीं थी। क्या भाजपा में भी कोई महिला इस काबिल नहीं जो कि सियासी रणभूमि में उतर पाए? अब देखना ये है, हम पहले भी कल भी यही कहा था कि बाकी पार्टियों का भी देखेंगे जो बड़ी बड़ी महिलाओं के लिए बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की वही बात करते हैं, तो महिलाओं को कितना आगे लाना चाहती है। आज भी पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। चाहे वर्किंग प्लेस की बात करें, चाहे सियासत की बात करें, आज भी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता। ये कड़वा सच होगा। भले ही सियासत में आई हुई महिला अपने मुख्य बिंदु से ना ये सवाल करे, पर हमें जो दिखता हम तो बोलेंगे। चलिए फिलहाल सियासत पर नज़र मारते हैं और इस पर भी बात करेंगे। और जानते हैं अब आने वाले समय में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 18 को पहली फेज़ की पोलिंग होगी। और जिस तरह के मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अब फिर से सियासी पार्टियाँ अपना दबाव बनाने के लिए, अपने रुझान अच्छे लाने के लिए जनता को फिर से दावे करेंगी, उनके साथ वादे करेंगी। वो किस कदर अब जनता उन पर विश्वास करेगी, ये निर्भर जनता पर है। चलिए इस समय नम्रता शर्मा जी हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, मीडिया सेल की इंचार्ज हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से लेती इन सारे चुनाव को। नम्रता जी, किस तरह से इन चुनाव को आप देख रही हैं सारे? सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस चुनाव के कराने के लिए इतनी जद्दोजहद की और भारतीय जनता पार्टी को एक फटकार लगाई कि चुनाव सितंबर 30 से पहले होने चाहिए, वरना ये भारतीय जनता पार्टी आज भी इसे रिमोट कंट्रोल द्वारा केंद्र से चलाना चाहती थी। और जिस तरह से एलजी शासन को गैर संवैधानिक तरीके से 6 माह से ज़्यादा जो नहीं लगाया जा सकता, 4 साल से यहाँ लगाया गया और लोगों ने अत्याचार सहा। ये जो 10 साल का अंतरकाल था जिसमें इन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहां लगाई, जिस तरह से हमने देखा कि युवाओं को बेरोजगार देखना पड़ा। यहां 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुई। महंगाई की मार ने यह हालत कर दी है कि आज हर गरीब के घर पे एक वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया। हंगर इंडेक्स की क्या हालत है। तो मुझे लगता है तमाम परिस्थितियां आज ये साफ जाहिर करती हैं कि भाजपा जो है वो जन विरोधी नीतियों से ग्रसित है। और जिस तरह से जन विरोधी उन्होंने ये काम किए 10 वर्ष में, मैं अगर विशेषकर जम्मू कश्मीर की बात करूं, विशेष जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा छीन लेना, हमें यूटी बना देना, 2 हिस्सों में से डिवाइड कर देना और पूरा रिमोट कंट्रोल से यहाँ का शासन केंद्र से चलाना, ये अपने आप में बड़ा दुखद था, दर्दनाक था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। अब 10 वर्ष के बाद जब ये मौका मिला है कि वो वोट डालेंगे, और आज आपने देखा कि क्या संग्राम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चल रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि करनी आगे आती है। ये संग्राम आपकी पार्टी में ना दिखे प्रकाश? देखिए रश्मि जी, बहुत फर्क है। हमारी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, हमें बहुत बात करने का हक है। लेकिन इन नेताओं के साथ जो हुआ है ये इनकी करनी है जो इनके आगे आई है। देखिए जब नेता वही जो जनता की बात करे, जब जनता यहाँ त्रस्त थी चीजों के लिए, जब जनता यहाँ आंदोलन कर रही थी, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स के हों, आपने उसको कवर किया है, चाहे हमारे युवा जो बेरोजगार थे वो सड़कों पे हो, उनको आपने कवर किया है। किस तरह से हमारी बेटियां जो एनआरएचएम की थी और विभिन्न आशा वर्कर्स थी, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। ये जो लाठी वाले लठमार बाबा जी जो बैठे हैं गाजीपुर वाले, इन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को तंग किया, प्रताड़ित किया, उसका जवाब देने का समय आ गया। और ये नेता तब चुप रहे, आज अपने पे आई तो आज ये रोने लगे, आज आंदोलन होने लगे। वो आंदोलन तब क्यों नहीं थे? तब ये दिल्ली के आगे नतमस्तक हुए फिरते थे। क्यों दिल्ली की सरकार से इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा कि आपने यहाँ हमारी स्टेट को क्यों तोड़ा, आपने हमसे ये हक क्यों छीने, हमारी नौकरियों के, रोजगार के हक हमारे बच्चों से क्यों छीने गए, हमारी जमीनों के हक क्यों छीने गए, हमारे यहाँ मिनरल माफिया को क्यों लाया गया, भू माफिया यहाँ क्यों लाया गया, मंदिरों के शहर को आपने शराब के शहर में क्यों तब्दील किया, यहाँ पे आपने 18% का जीएसटी शिक्षा के ऊपर क्यों लगाया। पढ़ेगा इंडिया तो पूछेगा इंडिया, ना पढ़े इंडिया ना बढ़े इंडिया। तो ये तमाम जो चीजें
चीजें हैं आज जनता को समझ आ रही हैं। ये वो सरकार है जिसने बच्चे के दूध पे, दही पे टैक्स लगाया। तो आज ये परिस्थितियां आनी थी, लेकिन इन लीडर्स को साफ समझ आने लगा और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कभी किसी परिवार की बात करने वाले, कभी कुछ बात करने वाले, सब चीजों पे, तमाम चीजों पे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज दुनिया के सामने आया है। ये जो राष्ट्रवाद का चोला पहन के निकले थे, आज वो जो आजादी चाचा कहते हैं जिसको कश्मीर के अंदर, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जनाब। जमाते इस्लामी को जिस तरह से समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, आग लगाना चाहती है दोबारा कश्मीर के अंदर। हमने देखा जम्मू को कैसे जलाया आतंकवाद से। तो आज जिस तरह से ये बड़े गंभीर विषय है कि जमाते इस्लामी को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, या तो देखिए, जब आज मैं सुन रही थी रविंद्र रैना जी को, वो कह रहे थे जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का मानने वाले लोग जो उसमें आना चाहते हैं हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन वो एक बार भारत माता की जय के नारे तो लगाएं, एक बार जय हिंद तो कहें, एक बार तो कहें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने के नारे दिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे ग्रेवयार्ड्स को भरा, जिन्होंने वहां पे 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मरवाए, आजादी के नारे देके वहां के बच्चों को, युवाओं को बरगलाया। ये वही लोग हैं। आज उनको आप कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि आप सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए इन लोगों को आगे ला रहे हैं। अपने आप में बातें गिनाई आपने, कहा जनता जानती है, सब जानती है। जनता ये भी जानती ना, जो अच्छी बातें, जो भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि 70 साल का जो ये एक खिचड़ी सी पकाई हुई थी ना, 70 साल की जो तोड़ मोड़ गई चीजें, उनको सीधा करने में समय लगेगा। पर सबसे बड़ी बात अगर बात करें, सुनिए, जो पत्थरबाजी थी, क्या आपको नहीं लगता कि पत्थरबाजी किसकी सरकार के दौरान ये सारी चीजें हुई? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछते हैं कि 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी जिसके नेतृत्व में सारी हुई, वहां से 90s की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स का प्लान हुआ। सुनिए, ये कहते हैं कि 70 सालों का जो बवाल तो वो आज हम सही कर रहे हैं। और वहीं पर अगर बात करें पत्थरबाजी की, तो पत्थरबाजी किसने कम की? आतंकियों जो कहते थे कोई झंडा उठाने वाला नहीं, और लोग आज वही तिरंगा उठा के लाल चौक पर भारत माता के नारे लगाते हैं। IIM की बात करें, IIT की बात करें, एम्स की बात करें, तो इन चीज़ों पर भी, फ्लाईओवर्स की बात करें, रिंग रोड्स की बात करें, तो ये भी तो कहीं ना कहीं। अब मैं बोलूं? अब 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा और पूरी तरह से मुझे सुनिएगा। 70 साल की बात करने वालों के लिए आप आईना बन के सामने आइए कि 30 वर्षों में 16 वर्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, और कॉन्टिन्यूसली 10 वर्ष की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। कोई 70 वर्ष का जो कार्यकाल ये गिनाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और जम्मू कश्मीर को ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने इस देश को चाचा नेहरू जैसे एक नेतृत्व करने वाले एक ऐसा विराट व्यक्तित्व दिया जिसने ये IIT और IIM की रूपरेखा खींची कि भारत के लिए कैसे इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, एम्स होगा, कैसे भाखड़ा नंगल डैम होगा, कैसा यहाँ का एक आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने एक रूपरेखा तय की कि कैसा भारत होना चाहिए, दिस इज माय फ्यूचर इंडिया। उन्होंने एक रूपरेखा तय की। ये हमारे, जो आप कहती हैं कि कश्मीर में आज झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, वहां हमारे झंडा उठाते हैं आज, ये कहा गया था। आपने कहा कि पहले कहते हैं। देखिए, भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, और ये आज नहीं बना है। आप कंगना रनौत नहीं है कि आप कहें कि आज देश आज़ाद हुआ है। देश को आज़ादी 1947 में मिली, और आप जानते हैं कि भारत और हैदराबाद और इसी तरह से जूनागढ़, ये जो ऐसी चीज़ें थी जो नहीं आना चाहती थी भारत के साथ, विलय नहीं कर रही थी, लेकिन जब कबालियों का हमला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, एक विलय हुआ उसके बाद। राजा यहाँ के नहीं चाहते थे कि विलय हो। ये सब परिस्थितियां, इन पे गौर करने की जरूरत है। ये सब चीजें हमें दुनिया को बतानी चाहिए। और ये यहाँ पे पहले भी झंडे लगते थे, और 1990 की बात आपने की, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं थी केंद्र के अंदर, वहां VP सिंह की सरकार थी, और उसका समर्थन बीजेपी करती थी। आज जब भी देश की परिस्थितियां बिगड़ी हैं, आज जम्मू के अंदर दोबारा आतंकवाद ने सिर पसारा है, तो भाजपा के नेतृत्व के अंदर पसारा है। आप इस बात को क्यों नहीं कहती हैं कि 2014 से पहले सैनिटाइज हो गया था जम्मू कश्मीर? यहाँ कहाँ रजौरी, पुंछ, सब कहाँ आपको दिखती थी? कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर, जम्मू के अंदर ऐसी घटनाएं। आज जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट आतंकवाद के हवाले कर दिया, आग लगा दिया आतंकवाद ने। तो ये सब कुछ किसके दौरे से हुआ है? आज ये कहते हैं कि जो अंदर घुस आए हैं घुसपैठिए, वो नॉर्मल घुसपैठिए या जिहादी नहीं है, वो पाकिस्तान के आर्म्ड ऑफिसर्स हैं जो अंदर आ गए हैं। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स किसके नेतृत्व में हुआ? ये वही मोदी जी हैं जो हमेशा कहा करते थे कि केंद्र में बैठी सरकार कमजोर है, भारतीय फौज में तो बहुत दम है। आज केंद्र की बैठी सरकार कमजोर है क्योंकि भारतीय सेना तो बहुत मजबूत है, भारतीय सेना पे तो हमें गर्व है, लेकिन
वो तो गौरवान्वित काम करते रहे और अपना सर्वोच्च बलिदान देते रहे हैं। आज जिस तरह से फौजी शहीद हो रहा है अपनी सरहदों के अंदर, श्रद्धालु मारे जाते हैं, तो आज प्रश्न तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। और एक और बात, जो सत्ता में होते हैं प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। चलिए एक बात, जब गठबंधन की बात करें तो गठबंधन कितना आने वाले समय में, क्योंकि गठबंधन से ये आवाज़ें निकल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का आईना दिखाना है, तो ये कितना कारगर साबित होने वाला है, या यहाँ गठबंधन हुआ आने वाले समय में इसकी भी कुछ अलग झलकियां देखने को मिले या एक विवाद बनकर सामने आए? देखिए कांग्रेस 51-32 का जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, देखिए कांग्रेस पार्टी ना एक ऐसी पार्टी है जो दरियादिली से काम करती है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का समर्पण जो इस देश के लिए है वो गांधी जी की आप शहादत से लेके राजीव गांधी की शहादत को ले सकते हैं, इंदिरा जी की शहादत को ले सकते हैं। हमने जीवंत अपने प्रधानमंत्री खोए हैं। हम हमेशा से बलिदान देश के लिए देते आए हैं, देश की संप्रभुता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। आज जो हालात यहाँ बनाए जा रहे हैं, आज देखिए एक कॉम्युनल फोर्स को रोकने के लिए हमारा मेन मकसद है कि ऐसी फोर्सेस जो डिविसिव फोर्सेस हैं, जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है, देश में गरीब को और गरीब किया है, कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जिस तरह से देश को आज पीछे ले गई है इकोनॉमिक, जिसको बिल्कुल गिरा दिया है। आज कहते थे कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में कहाँ है, आज डॉलर की कीमत देख लीजिए और आज हमारे अपने आप इसकी कीमत देख लीजिए, आज रुपए की कीमत क्या है। तो आज ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल उसको जवाबदेही बनती है। आप कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन हुआ है, हमने बहुत सोच समझ के ये गठबंधन किया है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सेकुलर फोर्सेस को सामने आना होगा, और एनसी और ऐसी तमाम दूसरी पार्टीज, इन्होंने उस वक्त भी देश का झंडा और देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई जिस वक्त वहाँ 1990 का दशक जब था, जब वहाँ पे रोज़ कत्लोगारत हो रही थी, उन्होंने फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दिया, फिर भी भारत माता के जय के नारे लगाए। उनकी अपनी एक भागीदारी है इस देश को बनाने में, उसको नकारा नहीं जा सकता। आज तो डीजीपी आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जनता विश्वास आपके इस गठबंधन पर विश्वास जताती है, जिस तरह से मुद्दे हैं काफ़ी पुराने मुद्दे, अगर डेली वेजर्स की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें जिसका भारतीय जनता पार्टी ने वायदा भी किया था, एसपीओस की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, रहबरे खेल की, रहबरे जंगलात की बात करें, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, सीपीडब्ल्यू वर्कर की बात करें, तो किस तरह से इन सारे मुद्दों को हल किया जाएगा? देखिए, क्योंकि आज देवेंद्र सिंह राणा जी ने कह दिया कि हमारी सरकार बनती है उसके 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन का समय लिया है कि सबसे पहले डेली वेजेस को पक्का किया जाए। देखिए 10 वर्ष तक सरकार थी, आज फिर एक आश्वासन देते हैं। इनको थोड़ा सा भी अपने आप में झांकते नहीं है, थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, आंकलन नहीं करते अपने अंदर कि जनता आज देख रही है। 10 वर्ष के बाद आज फिर आश्वासन देते हैं, कौन विश्वास करेगा? बहुत हुई महंगाई की मार, 40 का पेट्रोल डीजल, 100 का दशक पार। आपका पेट्रोल, आपकी गैस सिलेंडर 400 का सिलेंडर आपने कर दिया 1100 पार। आग, प्याज टमाटर आप भी जानती है, जनजीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है। प्याज टमाटर आलू की कीमतों को आग लगी है, दाल की कीमतों को आग लगी है। किसने लगाई है? आश्वासन क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, ले आओ मोदी सरकार। अब बहुत हुई मोदी सरकार, अब जाइए, बस कीजिए, अब बंद कीजिए ये अत्याचार। तो आप महिला पे अत्याचार की बात करते थे, सबने मणिपुर देखा है, वहां हिंदू बेटियों के साथ गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और कौन कर रहा है? आपके लोग। आपका जो दोहरा चेहरा है हिंदुत्व के ऊपर वो भी एक्सपोज हुआ है जब आपने बीफ खाने वालों से और बीफ बेचने वालों से आपने चंदा लिया है। तो आपकी सारी चीज़ों पे आज जनता आप पे विश्वास नहीं करती। और आपने बात की डेली वेजेस की, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, और हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। जहां भी हमारी सरकारें हैं, हमने वो तमाम वादे जो किए थे वो लेटर और स्पिरिट में उसे इंप्लीमेंट किया गया है। चलो एक आखिरी सवाल जाते जाते महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम। महिला हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने सवाल किया, आप 33% तो लागू जब होगा या उसकी बात करते हैं, लगातार कहते हैं महिलाओं को हम आगे लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी स्कीम्स लाई महिलाओं को सक्षम करने के लिए। वहीं पर सियासत में महिलाओं को इतनी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिली? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीनों लिस्ट में सिर्फ एक महिला है, इतने सालों से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अब क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट आएगी उसमें भी क्या महिला का जो नाम होगा, किसी महिला का होगा भी, या वो भी भाजपा की तरह ही लिस्ट आएगी? क्योंकि महिलाएं जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, खास करके सियासत में। क्योंकि महिला अपना घर बार सब छोड़कर एक पार्टी में आती है, उन्हें समय देती है, पार्टी के साथ निष्ठा निभाती है। तो अगर जो घर संभाल सकती है तो सियासत में क्यों नहीं
वो क्यों नहीं आगे आ सकती, ये सवाल रहेगा। क्योंकि हमने उस दिन भी कहा था हम हर पार्टी से पूछेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे PDP की बात करें, चाहे कांग्रेस की, चाहे भाजपा की। तो क्या लगता है आपकी पार्टी भी तो नहीं इस चीज़ से वंचित रहेगी, या महिलाओं को मिलेगा आप मौका? 2 मिनट मुझे बोलने का समय दीजिएगा। 5 मिनट लीजिए। जी मैं बताती हूँ। देखिए, जो मानसिकता है ना भारतीय जनता पार्टी की, उसने कभी नहीं चाहा कि महिला को बराबर का दर्जा मिले। अगर उनकी मानसिकता होती कि महिला बराबर की भागीदारी राजनीति के अंदर दे, तो जिस महिला बिल को इन्होंने अभी रोक के रखा है कि उन्हें जब यहाँ पे दोबारा से ये किया जाएगा सेंसस, फिर ये आएगा। सेंसस क्यों किया जाता है आप जानती हैं? सेंसस तो किया जाता है किसकी आबादी ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके लिए। महिला की भागीदारी तो 50% है, सेंसस की क्या ज़रूरत है? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला की बराबर की भागीदारी है, 50% ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये चाहते अगर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसमें बिना इफ एंड बट्स के उसे इम्प्लीमेंट करते और महिला आरक्षण दिया जाता, और आज आपको उसकी भागीदारी, हम तो कहते हैं 50% नहीं, कम से कम 33% आज आपको महिलाएं दिखती। आज भी जो आपको कॉरपोरेशन के अंदर, आज भी जो आपको पंचायती राज के अंदर जो महिलाएं दिखती हैं, वो किसकी योगदान है, किसका दिया हुआ है? वो राजीव गांधी जी का है। अभी की मैं पूछ रही हूँ कि आपकी जो भी कांग्रेस की एक लिस्ट अभी सामने आई, उसके बाद भी आएंगी, क्या लगता है महिलाओं को यहाँ पर भागीदारी मिलने वाली है या नहीं, ये बताइए। देखिए, महिला को भागीदारी मिलेगी, विनेबिलिटी भी देखी जाएगी। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप अभी तो एक बड़ी कर्मठ है और बड़ी अच्छी स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता है आप, बड़ा अच्छा तथ्यों के साथ बोलती हैं, तो क्या आपको नहीं लाना जाना चाहिए? आप भी इस चुनावी रणनीति? देखिए, जो ये सब डिसीजंस होते हैं पार्टी हाईकमांड तय करती है रश्मि जी। उनको जिस पे भी लगेगा कि विश्वास है और विनेबिलिटी है, वो देखेगी, और पार्टी किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगी, क्योंकि हर चीज़ को देख के हर चीज़ का फैसला पार्टी देखती है। हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए। मैं महिलाओं की बिल्कुल कोई दोराहे नहीं, कर्मठ ही कार्यकर्ता होते हैं। महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही हूँ, हर से कांग्रेस पार्टी में भी। देखिए, हम भागीदारी हमने तब भी दी है, पहले भी दी है, जब हमने यहाँ से आपने चुनाव की बात कर रही हूँ, महिलाएं चुनाव लड़के आगे भी कांग्रेस पार्टी से आगे आती रही हैं, मंत्री रही हैं। तो इस बार उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, हम ना उम्मीदी तो है नहीं। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है कि हमारी पार्टी बिल्कुल महिलाओं के साथ इंसाफ करती है। आपने देखा प्रियंका जी ने तो 33% आरक्षण दिया यूपी के अंदर। तो हम कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो महिला को साथ लेके चलना चाहती है, उसे बराबर की भागीदारी देना चाहती है। तो अभी लिस्टें आनी बाकी है, देखते हैं कितनी भागीदारी मिलती है, कितनी नहीं मिलती। देखिए ना कल हम देखिए यहाँ पर भी देखने को देखिए, एक बात मैं आपसे रश्मि जी कहना चाहती हूँ कि ये आपने शुरू में कहा कि ये पुरुष प्रधान समाज है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। जो मेल डोमिनेंस है वो किसी से किसी भी जगह पे आप उससे वंचित नहीं रह सकते। आपके मीडिया में भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज में भी है, सोसाइटी में भी है, किसी ऑफिस में चले जाइए। जब तक हम तभी तो कहते हैं कि 33% आरक्षण होगा, महिला अपना हक पा सकेगी, क्योंकि पुरुषों से, चाहे नम्रता शर्मा जी, आरक्षण होना चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगा कुछ भी। मिलेगा तो पुरुषों के लिए भी तो फिर आरक्षण होना चाहिए ना। उन्हें कैसे बिना उसके मिल जाता है सबको? ये भी चीज़ देखिए, उन्हें कैसे रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है? फिर बराबरी की जब बात करते हैं, फिर तो सब बराबरी होनी चाहिए ना। ये तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। आप मेरी बात सुनती तो आपको समझ आता मैं क्या कह रही हूँ। ये जो पुरुष प्रधान की मानसिकता है, इससे हर समाज ग्रसित है। आज भी पुरुष कम आंकता है महिला को। जब आरक्षण मिलता है तो महिला सक्षम हो जाती है। किसी भी आरक्षण को ज़्यादा देर तक रखने के हम हक में नहीं है। आज मैं पार्षद बनी तो मैं पार्टी की वजह से बनी। तो आज पार्टी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया पार्टी की, तो ये पार्टी ने ही मुझे बनाया ना। मैं महिला कांग्रेस में तो हूँ नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। प्रदेश के अंदर मुझे आज महामंत्री का पद दिया। इसी तरह से जब आप सोचेंगे कि महिलाओं को आगे लाना है, तो आरक्षण की एक ज़रूरत अभी है, क्योंकि महिला जो है वो हर समाज में, आज भी आप SC में भी देखें तो महिला तो वही है। महिला का तो जो कहानी है वो सेम है, वो किसी भी समाज में, जैसे मैंने कहा, हर शोबे में महिलाओं की वही कहानी है। एट्रोसिटी ऑफ वुमेन इज सेम एवरीवेयर, अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द फील्ड्स। तो मुझे लगता है कि आरक्षण की ज़रूरत तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरक्षण के बिना भी महिलाओं को सक्षम करना चाहती है। हमारी तो प्रेसिडेंट मैडम सोनिया गांधी रही, हमारी इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, हमने स्पीकर हमने दिया महिला, हमने तो
महिलाओं को हर वो स्थान दिया। प्रेसिडेंट कहाँ पर देखती हैं अब जब रुझान आएंगे 4 अक्टूबर को, कहाँ पर देखती हैं अपने गठबंधन को? देखिए, एक जो ये नारा लगाते थे ना कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, अब तो चक्कर में वो पड़ गए हैं, घमासान उनके वहां लगा है, तो चक्कर भी उन्हीं को आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये चक्कर पहले से महसूस किए थे। उनको तो ये चक्कर पहले से आने लगे थे, तभी तो एलजी को ज्यादा पावर्स दी गई। वरना एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर आप एक नॉमिनेटेड नुमाइंदे को ज्यादा ताकत देते हैं, इसका मतलब आपने पढ़ लिया था जो दीवार पे लिखा था कि वो भाजपा हार रही है, तो भाजपा हार रही है इसीलिए तो एलजी को ज्यादा ताकत दी गई। तो आज भाजपा हार रही है, 90 की 90 सीटों पे इंडिया अलायंस अपनी जीत दर्ज कराएगा और आने वाली सरकार इंडिया अलायंस की होगी। और यहाँ पे भी और केंद्र के अंदर भी जिस दिन नीतीश नायडू का कंधा टूटा उस दिन वहां पे भी हमारी सरकार होगी और स्टेटहुड वापस आएगी। आप भी लिख के लीजिए कि इंडिया अलायंस जिस दिन भी अपनी केंद्र में सरकार बनाएगा, जम्मू कश्मीर को उसी दिन राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। राज्य का दर्जा कांग्रेस वापस दे सकती है, ना कि वो जिसने ये हक आपसे छीना है। इसलिए मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश और राज्य को साथ लेके इकट्ठे लेके आगे चल सकती है। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक छोटा भारत है, सबने मिलकर यहाँ जिया है, मरा है। आपको ये देखना होगा कि कौन ऐसा है जो आपको नेतृत्व दे सकता है और आगे लेके जा सकता है। इसलिए आप सब एक मन बना के ज्यादा से ज्यादा इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताइए और अपनी सरकार बनाइए जो आपके लिए काम करे, यहाँ से युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं पे अत्याचार को रोक सके, यहाँ डेली वेजेस की बात कर सके, तमाम वो मुद्दे जो जम्मू के अंदर आज प्रज्वलित है, महंगाई पे कंट्रोल कर सके। इन सब चीजों पे अगर कोई रोक लगा सकता है तो वो आज कांग्रेस पार्टी। आपने देखा कि राहुल गांधी आज इतने सक्षम हो गए हैं लोपी बनके कि आज भी कोई भी बिल प्रधानमंत्री वहां मनमाने तरीके से पारित नहीं कर पा रहे। तो अगर ये रोकथाम लगानी जरूरी है तो इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। चलिए जी, ये थी हमारे साथ नम्रता शर्मा जी। बड़ी बेबाकी से हर बात को रखा, पर वहीं पर जहाँ पर एक तरफ भाजपा कह रही 50+ का लक्ष्य हमारी जम्मू कश्मीर सरकार होगी, और वहीं दूसरी तरफ नम्रता शर्मा जी ने भी कहा इंडिया अलायंस की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। और मैं इंडिया अलायंस ही होगा कि जब हमारी केंद्र में सरकार होगी जो स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस देगी। और इन्हें जनता से भी निवेदन किया कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मजबूत कीजिए, उन्हें कामयाबी दीजिए, ताकि जनता के जितने भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार प्रचलित मुद्दे हैं उनसे उन्हें निजात मिल जाए। चलिए, ये अंतिम जो निर्णय होगा ये जनता को होगा, जो 4 अक्टूबर को बैलेट बॉक्स में नेताओं की किस्मत का फैसला बंद होगा, जो खुलेगा पिटारा। तो चलिए, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।